हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। बट आज का जो प्रैक्टिकल सम होगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब तक मैंने आप लोगों को जो भी सम कराया है, जिसके अंदर हर सम में हम लोग को कैपिटल फंड लिख के दिया रहता था। बट ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कैपिटल फंड नहीं लिख के दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड नहीं लिख के दिया रहता है, तो उस वाले केस में अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन समझो कि एग्जाम में अगर टाइम नहीं रहा आपके पास, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फटफट उसको फॉलो कर लेना, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12 एंड पेज नंबर 122। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो जस्ट लाइक अ फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अनसॉल्व क्वेश्चन, क्या अनसॉल्व क्वेश्चन जो है। तो लिखा था फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द धनंजय लाइब्रेरी मुंबई। तो धनंजय लाइब्रेरी नाम का एक एनजीओ जो मुंबई में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, पेमेंट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे। तो रिसिप्ट में जो कुछ भी लिख के दिया रहता है वो हमेशा क्या होता है, इग्नोर होता है। सॉरी, रिसिप्ट में जो कुछ भी लिख के दिया रहता है वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। और पेमेंट में जो भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा। ठीक है? तो रिसिप्ट में टू बैलेंस बीडी लिख के दिया तो वो तो हमेशा इग्नोर हो जाएगा। तो एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम, मिसलेनियस इनकम इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। मतलब रिसिप्ट में जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा हमेशा इनकम में ही जाएगा। ठीक है? अब आ जाओ पेमेंट। तो पेमेंट में सबसे पहला लिख के दिया सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में बुक्स की वजह से ही बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आएंगे, इसलिए वो उनके लिए असेट्स हो जाएगा। तो बुक्स असेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के दिया 18 और 19 का। तो ऊपर देखो रिसेंट पेमेंट में 31 मार्च 2020 वाला डेटा है ना, और यहाँ पे लिख के दिया कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18-19 का अभी आपने पे किया है। तो पिछले साल का कुछ भी अगर डेटा वेटा अगर लिख के दिया रहा है तो इग्नोर हो जाएगा, तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को कैपिटल फंड नहीं लिख के दे तो पिछले साल का जो डेटा रहेगा फिर आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये अभी फिलहाल के लिए इग्नोर है, क्योंकि अभी हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया ही नहीं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें कैपिटल फंड है या नहीं। जब कैपिटल फंड नहीं होगा तो पिछले साल की जितना भी डेटा हम लोग इग्नोर करें ना, तो उन सारी चीजों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय कंसिडर करेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है? फिर बाय बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है या क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता है, तो ये हमारा असेट्स हो जाएगा। अब आ जाओ नीचे, तो ये लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला और बैलेंस शीट बनाने बोला। लिखा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। तो यहाँ पे 31 मार्च 2019, तो मतलब पिछले साल का डेटा लिख के दे, तो जो पिछले साल का रहेगा वो ये साल के लिए हो जाएगा। तो लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स, बुक्स उनके पास 50,000 का है, फर्नीचर 6,500 का, मशीनरी 30,000 का है। तो ये असेट्स हो। मतलब कभी कभी कैसा रहता है, असेट्स आपको ऊपर लिख के दिया रहेगा, तो कभी कभी आपको नीचे लिख के दिया है, तो नीचे लिख के दे तो ऐसा ज्यादा दिमाग लगा के दो इफेक्ट देने की बात मत करना ऐसा। तो एनपीयू में ऐसे ही रहता है, कभी इंफॉर्मेशन ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो कभी असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू अगर नीचे लिख के दिया तो उसका आपको एक ही इफेक्ट देना, आपको दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। दो इफेक्ट किसका आएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, कैपिटलाइज हो गया, या या फिर कोई किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बाकी है या पे करना बाकी है, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट रहेगा, उसका आपको दो इफेक्ट देने का है। तो ये तो जस्ट असेट्स का इन्फॉर्मेशन लिख के दिया है, इसलिए असेट्स वाला असेट्स में जाएगा, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में जाएगा। अब देखो नीचे सेकंड एडजस्टमेंट लिख के दे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट ₹500। ओके, तो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुआ, इसका क्या करना है बाद में करेंगे, फिलहाल अब लोग डॉट मार के ले लो सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,300, रेंट है 950, तो सैलरी पे डॉट मार लो, 9 रेंट पे डॉट मार लो। फिर आगे लिखा 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो एडमिशन फीस के ऊपर डॉट मार लो। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर पे डॉट मार लो। लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, तो लाइब्रेरी बुक्स पे डॉट मार लो। इन्वेस्टमेंट वेर परचेज 1 अप्रैल 2019, दे कैरी इंटरेस्ट 20%, तो इन्वेस्टमेंट पे डॉट मार लो। और नीचे तो हम लोग का आंसर लिख के दिया। ठीक है? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसका पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो अभी और एक बात कि हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड लिख के दिया है क्या?
नहीं लिख के दिया, तो इस वाले केस में फिर अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम लोग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करेंगे। अगर टाइम नहीं है तो शॉर्टकट तरीका भी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने में भी टाइम जाता है सर, तो देख लेंगे, जो आपको कन्वर्ट लगा एग्जाम में आप लोग को कर लेना है सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिसिप्ट से। तो रिसिप्ट में सबसे पहले लिख के दे टू बैलेंस वीडियो, तो इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद आएगा एडमिशन फीस जो आएगा इनकम में, तो ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। ऊपर ऐसे लिख देना है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कौन सा बुक है, धनंजय लाइब्रेरी, धनंजय लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय एडमिशन फीस, कितना है 4500, इस पे डॉट है इसलिए इनर में आएगा। नेक्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन, इस पे भी डॉट है तो ये भी इनर में आएगा 20,000। नेक्स्ट बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, तो इस पे तो नहीं है तो सीधा बाहर जाएगा। फिर बाय मिसलेनियस इनकम 250, अलग अलग टाइप का इनकम है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, ठीक है लिख दिया। अब आ जाओ पेमेंट में, तो पेमेंट में सबसे पहला लिख के दिया सैलरी, तो जाएगा एक्सपेंडिचर में, लेकिन सैलरी पे डॉट है क्या, हाँ है 9,000 इनर में है। नेक्स्ट रेंट, रेंट पे भी डॉट है, कितना 7,500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पे भी डॉट है, इन्वेस्टमेंट तो हमारा असेट्स होता है, तो कितना है 6,000, ये भी इनर में आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 1350। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850। बुक्स असेट्स 5 डॉट है क्या, हाँ अंदर ही लिखना पड़ेगा 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो इग्नोर हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी मतलब कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। कैश इन हैंड 4650, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, तो पहला एडजस्टमेंट लिखा 31 मार्च 2019 लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स बुक्स, तो हमने ड्यूरिंग ईयर 5,000 का खरीदा, ओपनिंग वाला है तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा। ओपनिंग बुक्स कितने का है 50,000 का, फिर पहले 5,000 का था। अब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन है क्या बुक्स के ऊपर, हाँ है, तो अंदर लिखना पड़ेगा 55,000। तो इसका दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर तो नहीं है तो लिखना पड़ेगा, तो फर्नीचर पे डॉट है क्या, नहीं है, हाँ है, अंदर आएगा 6,500, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट मशीनरी, तो मशीनरी पे तो कोई डॉट नहीं, सीधा बाहर 30,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं था, इसका तो था। अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिख के दिया है, लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट ₹500, ओके। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस मतलब प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हो गया, प्री रिसीव्ड, तो प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, बट ये लेकिन आपका इनकम हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम में है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब किसी ने आपको पहले ही पैसा दे दिया, तो इसका दो इफेक्ट क्या होता है, तो पहला इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम इनकम, उसमें से माइनस करने का, और दूसरा आता है लायबिलिटीज में, क्योंकि किसी ने आपको एडवांस में पैसा दिया है तो आपको उसके लिए आने तो कल काम करना पड़ेगा, इसलिए वो किधर आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। तो ये साल के इनकम में मैं अगले साल के इनकम को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन माइनस प्रीपेड, सॉरी एडवांस करके लिखते हैं, प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड लिखो चलेगा, चलो प्री रिसीव्ड कितना है, प्री रिसीव्ड 500, माइनस करके बाहर ले लिया 19,500,
अब सेकंड इफेक्ट, अब टॉप पे तो यहाँ पे कैपिटल फंड आता है, अभी तो फिलहाल इसमें है नहीं, लेकिन लिख के छोड़ देने का और 3 से 4 जगह। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सीधा फाइंड इट आउटर मैथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के दिए 1300 एंड रेंट लिख के दिए 950। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग ये आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि देखो सैलरी और रेंट आपने कहाँ पे लिखा है, एक्सपेंडिचर में लिखा है, इसलिए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, ऐड टू एक्सपेंस होता है, और दूसरा किधर आएगा, लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि आपने, आपको एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो आज में तो कल देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज में, और जिसके बारे में बोला वहां पे जाके प्लस करो, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी कितना है 1300, तो आ जाएगा 10,300। फिर एंड भी हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना, 950। तो ऐड करेंगे तो 8,450 आएगा। तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हुआ, तो आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सैलरी एंड रेंट। तो सैलरी है 1300 और 950, मतलब जितना आप लोग प्लस कर रहे हो वही यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एडमिशन फीस का 50% आपको कैपिटलाइज करना है। ओके, तो 4500, तो कैपिटलाइज हमेशा माइनस करने का, जिसके बारे में बोला रहेगा। तो कैपिटलाइज का मतलब था कि आप उसको कैपिटल फंड में लेके जा रहे हो, कितना 4500, 50%, तो 2250 माइनस करेंगे तो 2250 आएगा। और वही कैपिटल फंड तो अभी है ही नहीं, लेकिन तो भी ऐड कर देगा, प्लस एडमिशन फीस कितना 4500, सॉरी जितना आपने ऐड किया, तो 2250 आएगा। हो गया दो इफेक्ट। नेक्स्ट बोला फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर का 10%, तो फर्नीचर है 6500, तो 6500 का 10% कितना होता है, 650 माइनस करेंगे तो 5850, 00 650 150। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 650। हो गया, तो बेसिक ही था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बुक्स वेज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे डेट लिख के दी है कि आपने जो लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया है, मतलब ये जो लिखा है ना बुक्स 5000, जो मतलब पेमेंट में जो लिख के दिया रहता है, देखो पेमेंट में आपको बुक्स नजर आ रहा है 5000 का, उसके बारे में लिख के दिया है। जो नीचे लिखा उसके बारे में नहीं, वो तो आपका ओपनिंग वैल्यू, तो वो आपका पुराना वाला असेट्स है, उसके बारे में नहीं बोला। जो पेमेंट में लिख के दिया रहता है वो आपका नया वाला असेट्स रहता है, तो उसके बारे में लिख के दिया है कि आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा। तो कोई भी चीज अगर 1 अप्रैल अगर लिख के दिया तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जैसा डेप्रिसिएशन आपको बोला रहेगा वैसा फॉलो करना। 1 अप्रैल के अलावा कोई दूसरा अगर डेट यहाँ पे लिख के दिया रहता है, जैसे 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जन, अगर ऐसा वैसा अगर डेट लिख के दिया रहता, तो उस वाले केस में फिर आपको टाइम पीरियड कंसिडर करके आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने 5050 ऐड किया, टोटल कितना है 55,000, सीधा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 55,000 है, उसके ऊपर कितना बोला है, 10% बोला, तो माइनस डेप्रिसिएशन 5500, तो ये आ जाएगा 49,500। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में, जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 5500। ठीक है, अभी अब के दिमाग में आता रहेगा सर अगर यहाँ पे कुछ और डेट लिख के दिया रहे, जैसे 1 अक्टूबर लिख के दिया रहता, तो फिर उस वाले केस में क्या करना पड़ता मालूम है, यहाँ पे जो मैंने दो वैल्यू लिखा है ना, तो 5000 के ऊपर आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता, और 50,000 के ऊपर पूरे साल का, मतलब कैसे, 5000 इंटू 10/100, अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर से लेके मार्च 6 महीना होता है, तो 6/12 जो आएगा वो यहाँ पे लिखने का। और फिर 50,000 पे क्या करने का, पूरी साल का, तो 50,000 इंटू 10/100, टाइम पीरियड इसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 12/12 करते तो कैंसिल होकर 0 ही 1 ही आता, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इस पे अलग निकालना, फिर दोनों को प्लस करके लिखना है,
पर यहाँ पे 1 अप्रैल किसी भी चीज में अगर लिख के दिया रहता तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज लिख के दिया रहता सीधा वो परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई कर देना। तो इसमें आपको कोई भी टाइप का टाइम पीरियड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो निकाला, ये 2 इफेक्ट मैंने दे दिया। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट लिखा है द इन्वेस्टमेंट परचेज 1 अप्रैल, तो इसमें 1 अप्रैल है, कोई टेंशन नहीं है। कितना? 20% का इंटरेस्ट मिलने वाला। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो 6,000। तो 6,000 के ऊपर 20%, तो 6,000 इंटू 20%, 20/100। 1 अप्रैल रहता है इसलिए 12/12 लिखेंगे। तो 12 से 12 गया तो 1 आ जाएगा, तो इसको कोई मतलब ही नहीं रहता, तो वो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 2 ज़ा 12, और ये 2 0 चुपका दिया, 1200। तो ये एडजस्टमेंट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का फाइनल अकाउंट में मैंने 2 इफेक्ट क्या लिख के दिए हैं। आपको क्या करना है, अपने इन्वेस्टमेंट में जाके प्लस करना है, और ये आपका इनकम है, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पे इनकम में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलने वाला? 20 टका, 1200। ऐड किया तो 7,200 आ गया, और ये मेरे लिए इनकम है, लेकिन इसको इनकम में लिखूंगा। लेकिन सॉरी, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेरे पास 900 रुपये आया हो। ओके, तो कितना और आना बाकी है? 300 रुपये आना बाकी है। कैलकुलेट मैंने किया, 1200 आ रहा है, लेकिन 1200 में से देखो यहाँ पे लिख के ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 900 रुपये। तो 900 रुपये ऑलरेडी आ चुका है, तो और 300 रुपये आना बाकी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ पे 300 ऐड करो, या तो सीधा अलग से देखो, दो ऑप्शन है, यहाँ पे 300 ऐड करो तो ये 6,300 रहेगा। अगर आपको यहाँ पे 300 ऐड नहीं करना तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो फिलहाल अभी वो ऐड किया तो ऐड ही कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 2 इफेक्ट हो गया। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? अभी क्वेश्चन में तो यहाँ पे कैपिटल फंड तो गिवन ही नहीं है हम लोग के पास, तो अभी कैपिटल फंड को निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट स्टेटमेंट 31 क्या था इसका देखना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या है इसका, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020 ना, तो 1 अप्रैल 2019 है। यहाँ तो 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी। लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज, ठीक है। तो ओपनिंग ओपनिंग वाला जो भी डेटा है वो तो देखो, पहले शुरुआत करते हैं रिसिप्ट से। तो रिसिप्ट में देखो टू बैलेंस बीडी नजर आता रहेगा 5,000। तो ये आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस मतलब असेट्स हो रहा है, तो असेट्स में आएगा, तो सीधा कैश लिखता हूँ। कैश कितने का है मेरे पास? 5,000 का, ठीक है। और कुछ ओपनिंग है क्या? अब देखो पेमेंट में आ जाओ, पेमेंट में देखो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नजर आता रहेगा 18-19 का, ये भी पिछले साल का है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर आता है? लायबिलिटीज, तो यहाँ पे आ रहा है, पिछले साल का ना, इसलिए 500, ठीक है। और चेक करो, तो नीचे देखो 31 मार्च 2019 लिख के दिया है। तो 31 मार्च 2019 के पहले मतलब 31 मार्च 2019, तो ये अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2019 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा वो अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा। तो 31 मार्च 2019 क्लोजिंग है, तो वो ओपनिंग वैल्यू कंसिडर कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे बुक्स आ जाएगा, यहाँ पे बुक्स आ जाएगा 5,000 का, फिर आ जाएगा फर्नीचर 6,500 का, फिर आएगा मशीनरी, मशीनरी आएगा 30,000 का। और कोई ओपनिंग वैल्यू है क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सैलरी, लाइब्रेरी बुक्स तो हो गया, हाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू तो और कुछ नहीं है, बस हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। ओके, बुक्स है 50,000 का, ये सबको ऐड किया, 50, 30, 80, 80, 60, और कुछ है क्या?
55,000 प्लस 30,000 प्लस 6,500। ओके, तो ये आता है 91,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 91,500। अब इसमें से 500 माइनस करेंगे तो 91,000। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड। तो जितना भी ओपनिंग वाला था वो सब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। 91,500 बुक्स 5,000 नहीं 50,000 था। ये सबको प्लस किया, 91,500 है, जो साइड ज़्यादा रहेगा दोनों तरफ लिखा, इसमें इसको माइनस किया, कैपिटल फंड आ गया। तो कैपिटल फंड आ जाएगा 91,000। बस हो गया। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सबका दो इफेक्ट दे दिया। अब बाद में इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ओपनिंग क्या होगा करके ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैसे कैपिटल फंड को पता लगाया था। जिन लोगों को ऐसा आइडेंटिफाई करने नहीं आएगा कि कौन सा ओपनिंग होगा कौन सा क्लोजिंग होगा, ऐसा समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करने का, पहले सीधा अकाउंट को क्लोज कर लेने का, ठीक है। तो पहले हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ऑलरेडी सब कुछ तो एडजस्टमेंट हो गया है, अब तो क्लोजिंग वाला ही टाइम है। बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, एग्जाम में टाइम नहीं है, तो फटफट झटपट वो क्या कर सकता है, अकाउंट को क्लोज करके भी कैपिटल फंड फाइंड आउट कर सकता है। तो बस अब चेकआउट करेंगे कौन सा हैवी दिख रहा है, यही साइड देख लेते चलो। तो 2,250 प्लस 19,500 प्लस 4,200 प्लस 250 प्लस 1,200, 27,400। ये क्रेडिट साइड आ रहा है 27,400। अब यहाँ पे 10,300 प्लस 8,450 प्लस 1,350 प्लस 850 प्लस 650 प्लस 5,500, तो 27,100 आ रहा है। तो ये साइड ज़्यादा है, तो 27,400 यहाँ पे लिखा, 27,400 यहाँ पे लिखा, उसमें से माइनस करेंगे तो 300 का डिफरेंस आता है। चेकआउट कर लेते हैं। तो डेबिट में जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे सरप्लस। अब वो सरप्लस क्या करने का, कैपिटल फंड में ऐड कर दें 300, ठीक है। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब जिन लोगों को शॉर्टकट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे तो आपको कैपिटल फंड मालूम है 91 है, बट आपने समझो कि आपने बनाया नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट और आपको पता लगाने का, तो क्या करने का, पहले ये जो असेट्स का पहले टोटल मार लेना। तो असेट्स का हमने टोटल अगर मैं मारता हूँ तो कितना आता है देख लेते हैं फटाफट। तो पहले असेट्स का टोटल करने का, तो 6,300 प्लस 49,500 प्लस 4,650 प्लस 5,850 प्लस 30,000, तो ये आता है 96,300। मतलब कैपिटल फंड अगर आपको निकालना है तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करो। तो टोटल असेट्स हो गया 96,300। तो टैली करेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा, फिर इसमें से माइनस करो लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज वाला देखो ये सब, तो ये सब ये वाला सबको प्लस करके उसमें से माइनस करो। अब मैं इसको ऐड करता हूँ फटफट। तो 2,250 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1,300 प्लस 950, तो आता है 5,300। अब इसमें से 5,300 अगर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 91,000। तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देने का 96,300, और इसमें से सब वैल्यू माइनस कर देने का, तो ऑटोमेटिकली 91,000। अभी सबको प्लस करके बाहर ले लेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहा तो ऐसा करना है, टाइम है तो आप लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट बना के कर सकते हैं, या फिर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ओपनिंग वैल्यू कैसे कंसिडर करूँ क्या करूँ, तो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बस हो गया, और इस तरह आपके झोले में 12 मार्क्स। बैलेंस शीट 96,300 सही है, समझा। अगर आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है तो फिर क्या करो, पहले 80 का टोटल मारो, जो टोटल आएगा इस तरफ लिखो, फिर इसमें से ये सबको माइनस करते हुए जाना, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आता है। फिर इसको प्लस करके बाहर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तो टैली हो ही जाएगा। मतलब सेम यहाँ पे ये वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखने का, फिर माइनस करके ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा, बस हो गया। ऐसा करना, अगर समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई करने आ रहा है कि ओपनिंग वाला क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच।